हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आज जैसे कि हम जानते हैं कि फाइनेंस बजट आया है 21-22 से रिलेटेड और उसमें जो की चेंजेस हैं वो मैं आज आपको बताने आई हूँ। जैसे कि आज दिन भर में आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो लोअर टैक्स स्कीम आई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से वो इस बार कंटिन्यू कर रहा है। जो रिबेट है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। 87A जो सेम एप्लीकेबल लास्ट ईयर भी होता था वो इस बार भी एप्लीकेबल है। बट इसके अलावा जो टैक्स इंसेंटिव है वो कुछ सेक्शन में सरकार लेकर आई है। इसके अलावा रैशनलाइजेशन लेकर आई है कुछ सेक्शंस में। कुछ टीडीएस के नए सेक्शंस आए हैं। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं बट उनका टैक्स डिडक्ट होता है या टैक्स कलेक्ट होता है, उनके लिए स्पेशल रेट लेकर आए हैं। तो उससे रिलेटेड भी नए सेक्शंस आए हैं। तो आइए ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में। स्लैब रेट्स जो सेम लास्ट ईयर है वो ही इस बार एप्लीकेबल है। सरचार्ज, सेस, लोअर टैक्स स्कीम्स जो लास्ट ईयर थी वो इसी साल है। इसके अलावा जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं कुछ सेक्शंस में वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। जो एसएससीज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं उससे जो प्रॉफिट एंड गेन है वो 100% एग्जेम्प्ट होता है 80 IBA में। उसका जो कंडीशन है कि जो उनको अपना ये प्रोजेक्ट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव करवाना है, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। 31 मार्च 2022 कर दी गई है। इससे पहले ये थी 31 मार्च 2021। ऐसा ही सिमिलर जो अमेंडमेंट है ये अपना आया है 80EE में। ये है अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हाउस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये जो डिडक्शन आया है ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए है जिनको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अप टू 1.5 लाख तक। बट कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि उनको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 45 लाख से कम होनी चाहिए। कब तक खरीद लेना चाहिए, तो ये अब ये जो डेट है ये डेट आगे बढ़ा दी गई है। 31 मार्च 2022 कर दी गई है जो कि थी 31 मार्च 2021। ऐसा ही सिमिलर जो टैक्स इंसेंटिव है वो अपन को 80 IAC में भी देखने को मिलेगा जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड है। कुछ एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट होना है उसकी 2016 से लेके बिफोर 1 अप्रैल 2021 थी डेट जो कि अब बढ़ा दी गई है। बिफोर 1 अप्रैल 2022 तक भी वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। इस जो 80 IAC है इसी का सिमिलर बेनिफिट मिलता है सेक्शन 54 JB में। JB में उन एसएससीज को मिलता है जिनने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है, भले वो लैंड हो या हाउस हो, और उसका जो पैसा है ये एलिजिबल स्टार्टअप वाले बिजनेस के शेयर्स उनने परचेज करे हैं। और जो एलिजिबल बिजनेस है स्टार्टअप वाले उनने उस सब्सक्रिप्शन मनी से विद इन 1 ईयर न्यू एसेट खरीदा है। तो इस वजह से जब उस सेक्शन में उनने डेट आगे बढ़ाई है तो उनको सेक्शन 54 JB में भी डेट आगे बढ़ानी पड़ी कि आप कब तक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो जो कि पहले थी 31 मार्च 2021 वो अब हो गई है 31 मार्च 2022। इसके अलावा टैक्स इंसेंटिव के अलावा सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 ईयर्स एंड अबव है उनके लिए बेनिफिट लाए हैं कि उनको रिटर्न फाइल नहीं करना है अगर उनकी पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है। इसके अलावा और कोई भी इनकम नहीं है। इंटरेस्ट इनकम उसी बैंक से होनी चाहिए जिस बैंक में उनकी पेंशन रिसीव होती है। ऐसा क्यों करा है उन लोगों ने, क्यों इसलिए किया है सरकार ने, बिकॉज जो एसएससी है उनको फिल करना है और सबमिट करना है बैंक को। जैसे कि बैंक उनकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम को कंप्यूट करे और अकॉर्डिंगली टैक्स डिडक्ट करे। अगर टैक्स अकॉर्डिंगली डिडक्ट हो जाता है तो ना टैक्स पेबल बनेगा ना टैक्स रिफंड बनेगा। इस वजह से उनके लिए सरकार ने रिटर्न एग्जेम्प्ट कर दी है।
फिर इसके अलावा अपना जो डिविडेंड में टीडीएस एप्लीकेबल था वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, बट एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है। और एडवांस टैक्स उनको कब जमा करना है, जब डिविडेंड डिक्लेयर हो या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो। डिविडेंड के अलावा अपने जो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है 44AB, उसकी लिमिट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5 CR कर दी गई थी विद कंडीशंस, वो अब हो गई है 10 CR। और कंडीशंस आपको पता ही होगा कि कंडीशंस ये थी कि 5% ऑफ एग्रीगेट कैश रिसीट से कम होना चाहिए, और सेम अपना जो एग्रीगेट कैश पेमेंट है वो 5% से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो फिर आपके लिए जो लिमिट था वो 5 CR थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, अब हो गई 10 CR फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स। अगर ये आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपके लिए 1 CR ही रहेगी। टैक्स ऑडिट लिमिट के बाद चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी बजट में आया है, उनके लिए भी इंसेंटिव क्या आया है, जो हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करते हैं उनके लिए जो एनुअल रिसीट है वो, उसके लिए एग्जेम्पशन पहले थी 1 CR, अब वो 5 CR कर दी गई है। इसी के साथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में भी काफी कंफ्यूजन था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है उसको कब जमा करना है और कौन से सेक्शन के तहत डिडक्शन मिलेगा। तो वो क्लियर कर दिया गया है इस बजट में कि आपको जो पर्टिकुलर एक्ट है, जैसे पीएफ एक्ट के तहत आप डिडक्ट करते हो या ईएसआई के तहत डिडक्ट करते हो, तो उस एक्ट में जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट में आपको जमा करना है। अगर आप जमा नहीं कर पाते तो इनकम ट्रीट होगी और डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 5A में। 43B डिडक्शन का जो सेक्शन है उसमें जो कंट्रीब्यूशन स्पेसिफाई किया है उसमें भी काफी कंफ्यूजन था कि वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी है या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, तो उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 43B डिडक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले जमा हो जाता है तो वो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज डिसअलाउ हो जाएगा। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है उसको फेसलेस कर दिया गया है उन असेसीज के लिए जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है एंड डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख है। इसके साथ ही साथ IT-80 को भी फेसलेस कर दिया गया है। और जो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की टाइम लिमिट थी वो 6 इयर्स थी, अब उसको रिड्यूस कर दिया 3 इयर्स। और जिनकी कंसीलमेंट ऑफ इनकम अगर 50 लाख एंड मोर है तो उनके लिए 10 इयर्स तक रीओपन हो सकता है केस, एंड ओनली विद अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CCIT। ये इसलिए कर दिया गया, रिड्यूस इसलिए किया है उनने ईयर, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को मिलती है वो सारी चीजें ऑनलाइन कैसे हो गई है, AIR थ्रू AIR इंफॉर्मेशन। जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट और स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार, वो सारे वहां पर उनको कंडीशन दी गई है कि आपको कब कब इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना है। जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 2 लाख से ज्यादा होता है तो क्रेडिट कार्ड बैंक्स को इन्फॉर्म करना है इनकम टैक्स को कि इस असेसीज के 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट हुआ है, तो फिर वो अकॉर्डिंगली उनका असेसमेंट करते हैं। अगर कुछ लूपहोल्स मिलते हैं तो फिर आपका असेसमेंट ओपन हो जाता है। वैसे ही अपने रजिस्ट्रार का है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं तो सेम रजिस्ट्रार को इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है। आपकी ये सारी जो AIR की इन्फॉर्मेशन है ये आपके 26AS में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो जब उनको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पता चल जाती है इनकम टैक्स को, तो असेसमेंट के लिए भी सुविधा हो चुकी है तो लिमिटेड ईयर्स कर दिए गए हैं फॉर रीओपनिंग। इसके अलावा रिलैक्सेशन टू NRI है, रूल्स टू रिमूव हार्डशिप ऑफ डबल टैक्सेशन। इसके अलावा अपने जो प्रपोज करा गया है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग को कंप्लीट 3 महीने से रिड्यूस कर दिया गया है। अब 9 मंथ्स में ही उनको असेसमेंट करना पड़ेगा अथॉरिटीज को फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल। 9 मंथ्स हो गई है उसकी ड्यूरेशन।
बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की भी उनने टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है। पहले अपना जो बिलेटेड रिटर्न है वो असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले अपन को फाइल करना रहता था, जो कि अब हो चुका है 3 months बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। जैसे कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करूं तो उसका जो असेसमेंट ईयर है 21-22 है, मतलब 31 मार्च 2022 तक मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकती हूँ। अब वो हो गई है 3 months बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। गुडविल में काफी डाउट्स थे कि गुडविल क्या ब्लॉक ऑफ एसेट माना जाएगा और वो डेप्रिशिएट किया जाएगा, तो उसको भी क्लेरिफाई करा गया है और अमेंड कर दिया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 एंड 32 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2 जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। उसमें ब्लॉक ऑफ एसेट की डेफिनेशन से में से गुडविल को हटा दिया गया है और गुडविल को डेप्रिशिएबल एसेट नहीं माना जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसके अलावा एक टीडीएस का नया सेक्शन आया 194Q जो कि है बायर्स अगर परचेज ऑफ गुड्स होते हैं एग्रीगेट वैल्यू 50 lakhs एंड अबव वन टाइम और एग्रीगेट वैल्यू तो 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करेगा बायर। और कौन से बायर्स पे ये एप्लीकेबल है? जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 CR को एक्सीड कर दिया है। अगर वो सेलर का पैन नहीं है तो देन द रेट विल बी 5%। और ये जो सेक्शन है ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। ये सेक्शन आया है परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड। वैसे ही सेम परचेज ऑफ गुड्स का सिमिलर टीसीएस में भी सेक्शन है 2061H जो कि 194Q ओवरराइड कर देता है। मतलब कि 194Q अगर एप्लीकेबल है और 206C1H एप्लीकेबल है तो 194Q एप्लीकेबल होगा, आपको उसके तहत टैक्स काटना है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रही थी कि जिनने रिटर्न फाइल नहीं करे हैं और उनका टैक्स कटता है टीडीएस या फिर टैक्स कलेक्ट होता है टीसीएस, तो उनके लिए भी रेट स्पेसिफाई कर दिया हायर रेट। उसका सेक्शन है टीडीएस के लिए है 206AB जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर स्पेसिफाइड पर्सन को पे करता है या उसके अकाउंट में कुछ क्रेडिट करता है तो उसको ये जो 3 रेट्स हैं इसमें से जो भी हायर रेट आएगा उसके तहत टैक्स काटा जाएगा। और ये जो सेक्शन है 206AB ये 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N इनसे में एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए अपन हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स देख लेते हैं। ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अपन देख लेते हैं हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स और द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। इसके तहत आपको टीडीएस काटना है। और टीसीएस का भी सेम सेक्शन है 206CCA सेम प्रोविजन है आई मीन उसमें भी कलेक्शन अगर अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन देन आपको टीसीएस कलेक्ट करना है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। और स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन वो हैं जिनने इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 असेसमेंट ईयर के फाइल नहीं करे गए हैं। और इसके अलावा एक और कंडीशन है कि उनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है या टैक्स कलेक्ट हुआ है वो 5,000 एंड अबव है, वो दोनों प्रीवियस ईयर में, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे और उनमें ये दो सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको अकॉर्डिंगली टैक्स काटना है हायर रेट से। नॉन रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे स्पेसिफाइड पर्सन, उनका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया नहीं है। मैंने कोशिश की है काफी जो की चेंजेस हैं उसको कवर करने के लिए इनकम टैक्स में जो आए हैं और आपको
ये हेल्पफुल लगे होंगे। थैंक यू। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।